So starting with the revision for AS4, AS4 का नाम contingencies and events occurring after the balance sheet date. आइडियली क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस दिन मैं फाइनलाइज करता हूँ बुक्स और 31 मार्च के बाद जो टाइम पीरियड है, वो पीरियड में कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उसको अभी रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, बात उस पर चालू है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रहा है, इवेंट्स विथ कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग द आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कॉन्टिजेंसीज को हमने AS 29 में नाम डाल दिया, दैट इज बेसिकली कॉन्टिजेंट एसेट्स, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। तो बात कर रहे हैं अपन इवेंट्स की, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मैंने एक नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए। मेरा ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/22 के दिन, ईयर एंड कब हुआ 31 मार्च 23 के दिन। ये बात इस बीच में नहीं हुई है, सीधी बात है, इस बीच में कुछ होगा तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा ना, राइट। बात चल रही है 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद और मेरे बुक्स फाइनल होने से पहले, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में 31 मार्च की बैलेंस शीट 31 मार्च को कभी नहीं बनती है। 31 मार्च की बैलेंस शीट बनती है फ्यूचर डेट में, जब बीओडी रिपोर्ट अप्रूव करते हैं, राइट। तो डेट ऑफ अप्रूवल बाय बीओडी, ये कब हो रहा है, अंदाजा मैंने डेट ले लिया 17 मतलब यहाँ से कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद कुछ हुआ। तो ये 3 महीने में कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई, तो अपने को वो 3 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि उसको या अभी इसी साल में रिकॉर्ड कर देना है, क्योंकि बुक्स तो फाइनल हुआ नहीं है। तो मैं 31 मार्च लिख के 31 मार्च में एंट्री कर दूंगा, अभी करना है या उसको नेक्स्ट ईयर में लेना है, वो बात चालू है। ठीक है, तो बेसिकली अगर अभी रिकॉर्ड करना है तो उसको बोल दूंगा एडजस्टिंग इवेंट, अगर अभी रिकॉर्ड नहीं करना है तो उसको बोल देंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे अगर थ्योरी पॉइंट में बात आई कि AS4 क्या है, तो उसमें दो टाइप के इवेंट्स आते हैं, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट और एक होता है नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग कब करेंगे, जब मुझे थोड़ा बहुत 31 मार्च को हिंट था, 31 मार्च को हिंट था मेरे पास, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसका थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे 31 मार्च के दिन था। अगर नॉलेज था, ये सिर्फ एक फर्दर एविडेंस है कि ये प्रूव कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि यहाँ पे मेरा एक डेटर था जिससे मुझे 10 करोड़ रुपए लेना है, मिस्टर ए मेरा एक डेटर था जिससे मुझे 10 करोड़ रुपए लेना है। ठीक है, इज अ डेटर, 10 करोड़ लेने बाकी है, तो 31 मार्च को मैंने क्या करना चाहिए, डेटर में शो करना चाहिए, बैलेंस शीट में डेटर, राइट। लेकिन फेब्रवरी में, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, इसके फैक्ट्री में आग लग गई एंड ही सफर्ड अ ह्यूज लॉस। मैंने मेरे मेरे फैक्ट्री में आग नहीं लगी, ये मेरे डेटर के फैक्ट्री में आग लगी एंड ही सफर्ड अ ह्यूज लॉस। इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन डर तो था मन में कि वो से इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इतना बड़ा लॉस हुआ है तो सीधी बात है, उसके यहाँ लॉस हुआ तो मेरा पैसा डुबाएगा, राइट। इंसॉल्वेंट हुआ नहीं था, लेकिन इंसॉल्वेंट यहाँ पे हुआ, इंसॉल्वेंट वो नेक्स्ट ईयर में जाके हुआ, मतलब वो पीरियड में, जो पीरियड जिसको हम बोलते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब मुझे बताइए, अगर वो इंसॉल्वेंट यहाँ डिक्लेयर हुआ, क्या इसका थोड़ा बहुत हिंट आपको 31 मार्च को था, यस और नो? यस। तो आप क्या करोगे, आप 31 मार्च में यहीं पे 10 करोड़ का प्रोविजन बना लोगे कि वो 10 करोड़ डूब गए। डूबे थे क्या 31 मार्च को? नहीं, स्टिल आप रिकॉर्ड करोगे 31 मार्च को 10 करोड़ का प्रोविजन, इन शॉर्ट लॉस बता दोगे 31 मार्च को ही। समझ में आ रहा है? इसको मैं बोलता हूँ एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन सोचो, अगर ये आग, ये जो फायर है, वो फेब्रवरी में लगती नहीं, आग लगी अप्रैल में और वो इंसिडेंट हुआ मई में, तो 31 मार्च को मालूम था कि ऐसा होने वाला है? नहीं। तो फिर एडजस्टिंग इवेंट नहीं है बॉस, उसको नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करो, इस साल की बात ही मत करो। समझ में आ रहा है? तो बात ये चालू है कि एडजस्ट करना है या नहीं करना है। तो एडजस्टिंग इवेंट पे मीनिंग पे ध्यान दीजिए, which provides further evidence of conditions that existed at the balance sheet date। ये सिर्फ आपको फर्दर एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि बॉस ऐसा कुछ तो भी हुआ था जिसका अब प्रूफ मिल गया आपको, राइट। नेक्स्ट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी एडजस्टेड बाय चार्जिंग द लॉस टू पेन, और उसका नुकसान आप अभी से मान के चलो। फायदे की बात करना नहीं, क्योंकि प्रूडेंस बीच में आ जाएगा। फायदा होने वाला है तो जब होगा तब रिकॉर्ड करें, लेकिन नुकसान अभी से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग कंडीशंस व्हिच अरोज सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट। ये कंडीशंस बैलेंस शीट डेट के बाद ही हुई, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, राइट। तो जब बाद में हुआ है 31 मार्च तो मालूम नहीं था, तो ये दिस बिकम्स नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसको नेक्स्ट ईयर में रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी नहीं करना, लेकिन अगर अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब बीओडी रिपोर्ट में शो करना है तो शो कर सकते हैं, तो डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। इज द पॉइंट क्लियर? तो जब भी इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपने बता देना है इसमें एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग मतलब फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करना है, नॉन एडजस्टिंग मतलब उसको शो नहीं करना है, सिर्फ अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में शो करना है। ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अगर कोई लॉ ने बोल दिया आपको कि ये इसको इंक्लूड करना है, अभी करना है या अभी नहीं करना है, तो उसके हिसाब से एक्सेप्शन हमेशा रहेगा। और दूसरा रहेगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज गोइंग कंसर्न? मान लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, आग यहीं पे लगी, डेटर की बात कर रहा हूँ, डेटर में 10 करोड़ मुझे लेने थे उससे, 10 करोड़ मिस्टर ए से लेने थे, आग लगी कब? बाद में। तो एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? आप बोलेंगे एडजस्टिंग नहीं, नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि आग भी बाद में लगी।
डिक्लेयर भी इंस्टॉलमेंट बाद में हुआ, मुझे पहले मालूम था कि उसके उसके फैक्ट्री में आग लगने वाली नहीं, तो बेसिकली नॉन एग्जिस्टिंग है। लेकिन सोचो ना, अगर मेरे बैलेंस शीट में मेरा पूरा माल एक ही मिस्टर ए को ही देता था मैं, अकेला मिस्टर ए को ही मैं देता था, अगर मिस्टर ए ही इंसॉल्वेंट हो गया तो मैं माल किसको बेचूंगा? अल्टीमेटली कहने से मेरा तो पैसा डूब गया और मेरे पास कुछ है भी नहीं अभी, पूरा माल तो उसको ही बेचा था मैंने, 10 करोड़ अभी नहीं आएंगे, मतलब कहने से मेरी आगे एग्जिस्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा उस पर डाउट आ गया। आइडियली आग किसी और के पास लगी, लेकिन उसके चक्कर में मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया कि शायद मेरा एग्जिस्टेंस ही प्रॉब्लम आ गया, राइट? तो यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ होगा, भले ही आप 31 मार्च के बाद रखो, फिर भी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन रूल है, राइट? इन इफ एन एनी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अफेक्ट्स द गोइंग कंसर्न एजम्पशन ऑफ द एंटिटी, अगर दूसरों की वजह से 31 मार्च के बाद भी कुछ हुआ होगा, लेकिन अगर उसकी वजह से मेरे एग्जिस्टेंस पे प्रॉब्लम आ रहा है कि शायद इतना बड़ा लॉस मुझे सफर करना पड़े दूसरों की वजह से कि मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा गोइंग कंसर्न ही हैम्पर हो जाएगा, तो वो टाइम पे आपको अभी कंसिडर करना पड़ेगा और उसको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? Such events should be considered and financial adjustment, financial statement should be adjusted as on the balance sheet date. Is the point clear? And वो टाइम पे आपका जो बैलेंस शीट बनेगा वो AS1 के हिसाब से बनेगा एनआरबी बेसिस। एनआरबी बेसिस मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ एनआरबी बेसिस लोअर। तो जो भी आपकी बिल्डिंग है कॉस्ट पे शो नहीं करना, एनआरबी पे शो करना, मशीनरी एनआरबी शो करना, स्टॉक एनआरबी शो करना, इन्वेस्टमेंट एनआरबी शो करना, सब कुछ। इज द पॉइंट क्लियर? तो वो टाइम पे आपकी बैलेंस शीट में कोई फिक्स एसेट कोई करंट एसेट नहीं देंगे, सब करंट एसेट देखेंगे। क्यों? क्योंकि 12 महीने चलने वाले नहीं बिजनेस आपका, सब अभी बेचने वाले हो आप। समझ में आ रहा है? तो पूरा के पूरा नुकसान अभी से मान के चलना। एनीवेज बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी बैलेंस शीट डेट के बाद आप वर्ड यूज करोगे नॉन एडजस्टिंग, अगर आपने बोला, अगर आपने रीजन दे दिया कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, साथ में ये एजम्पशन डाल देना, बट द गोइंग कंसर्न एजम्पशन मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड। समझ में आ रहा है कि अगर वो लॉस इतना बड़ा हुआ कि उससे इतना बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि शेयर मेरे मेरे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा। ये एक्सेप्शन रूल है। जब भी आपने वर्ड डाल दिया नॉन एडजस्टिंग, अब वहां पे डाल देना गोइंग कंसर्न एजम्पशन है। ठीक है? अब इसके अंदर मैंने 15 केस सिनारियोस ऐड किए हैं। आइडियली अगर क्वेश्चन आया तो ये 15 में से एक आधा आ जाएगा। ठीक है? अब मैंने जो बनाए हैं वो नंबर लाइन के थ्रू बनाया है। नंबर लाइन पे आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा क्या क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने जो दो ब्लैक में डेट्स लिखे ना वो हमेशा आपके ईयर के हैं। ठीक है? वो आपके ईयर के हैं। तो 1/4/22 एंड 31 मार्च 23 ये आपका ईयर एंड हुआ। और लास्ट डेट जो दूंगा मैं वो डेट ऑफ अप्रूवल रहेगा। इस बीच कुछ तो भी हुआ, देखो क्या बोल रहे हैं। 1 फरवरी मतलब मेरे साल में चोरी हुई, थेफ्ट ऑफ कैश हुआ। ठीक है? चोरी हुई। क्या वो उस साल में हुआ? यस। लेकिन मुझे मालूम कब पड़ा? फाइनलाइजेशन से पहले। तो क्या इसको एडजस्ट करना चाहिए? द आंसर इज यस। क्यों? पहले से हुआ ना उसी साल में, और मुझे मालूम भी पड़ गया, तो क्या हमने अभी रिकॉर्ड करना चाहिए? द आंसर इज यस। थेफ्ट डिटेक्टेड। अगर अब मुझे मालूम पड़ गया क्या ये 31 मार्च को एग्जिस्ट करता था? द आंसर इज यस। चोरी हुई थी मुझे मालूम था, लेकिन तब रियलाइज नहीं हुआ, अब रियलाइज हुआ। फाइनलाइजेशन पहले हो गया ना? यस। तो इट बिकम्स एडजस्टिंग इवेंट। इसका एंट्री अभी से आपने कर देना चाहिए। क्या? लॉस बाय थेफ्ट बोल के अभी से रिकॉर्ड कर देना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड सिनेरियो। अप्रैल हुआ, 31 मार्च हुआ, 1/5 को अर्थक्वेक आया और डेट ऑफ अप्रूवल है। प्लीज बताइए 31 मार्च तक एग्जिस्ट करता था क्या ये? नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन जब मैंने बोला नॉन एडजस्टिंग है तो आप गोइंग कंसर्न का assumption डाल दोगे, राइट? तो द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पे था क्या? नहीं। बट वी आल्सो नीड टू मेंशन द एक्सेप्शन रूल फॉर गोइंग कंसर्न आंसर। बता, समझ में आया? नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपना ईयर एंड है जैसे मैंने आपको बताया, और 1/7 को डेट ऑफ अप्रूवल है। तो अपनी बात चलो इस बीच में। ठीक है? क्या बोल रहा है? और डेटर वाज नॉट पेइंग हिज डेट्स ऑफ 40 लाख, सो वी फाइल्ड अ सूट। हमने क्या कर दिया? ये डेट पे मतलब ईयर ईयर के पहले ही हमने एक केस फाइल कर दिया उसके ऊपर, पैसे देना ही नहीं था तब से केस डाल दिया उसके ऊपर, राइट? और अप्रैल में क्या आया? चांसेस ऑफ रिकवरी आर नॉट गुड एज पर लीगल ओपिनियन बाय द काउंसिल। मतलब वो क्या बोल रहा है कि बॉस सामने वाला नहीं देगा पैसे। अप्रैल में समझ में आया। तो सीधी बात है, क्या इसकी सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी? द आंसर इज यस। मैं केस फाइल कर चुका था और वो वैसे भी नहीं दे रहा था। क्या इसका प्रोविजन अभी से बना लेना चाहिए? द आंसर इज यस। और अगर वो बोलता है रिकवरी होने वाली है तो फिर मैं नहीं करता, फिर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। फायदा लिखेंगे क्या? नहीं, फायदा नहीं लिखता है, लेकिन प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इज द पॉइंट क्लियर? फोर्थ सिनारियो। अगेन ये पूरा ईयर एंड हो गया। अप्रैल में क्या हुआ देखो, फायर डिस्ट्रॉयड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड वी एक्सपेक्ट अ फुल क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फुल क्लेम, और वैसे भी फायर है ना, कब लगी? अप्रैल में। 31 मार्च तक लगी थी क्या? नहीं। एंड देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जैसे मैंने वर्ड दिया नॉन एडजस्टिंग, गोइंग कंसर्न एजम्पशन आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? अगेन ये ईयर एंड हो गया, डेट ऑफ अप्रूवल भी आ गया, और डेट ऑफ अप्रूवल के बाद कुछ पता चला, तो सीधी सीधी बात है ये क्या बन जाएगा? नॉन एग्जिस्टिंग। इसको तो एजम्पशन भी नहीं, गोइंग कंसर्न एजम्पशन भी नहीं आएगा। क्यों? अरे अप्रूवल हो गया है पूरा, बैलेंस शीट बन चुकी है, उसके बाद मैं छेड़खानी करूंगा कि बैलेंस शीट नहीं, तो क्या हुआ?
द कंपनी इज एंगेज्ड इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी। ठीक है, पाइपलाइन हम बनाता है, जो भी कंपनी है उसके अंडरग्राउंड पाइप्स में कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है, पाइप बना के देता हूँ। अगस्त में क्या हुआ, मेट अ रॉकी सरफेस एंड एक्सपेक्ट्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, जितना मैंने सोचा था उससे 1 करोड़ ज्यादा लगेगा। लेकिन ये बीच में समझ में आया क्या मुझे? नहीं। अच्छा, अगर यहाँ हो जाता तो तब करते या नहीं करते? आइडियली आपको पहले मालूम नहीं था ऐसा कुछ होना है, तब भी ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट ही रहता। लेकिन आइडियली वो डेट ही बाद में आ गई, डेट ही बाद में आ गई, तो ये एग्जिस्टिंग इवेंट की सवाल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द कंपनी 31 मार्च को क्या बोल रहा है? द कंपनी इज हैविंग स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 ईच। कॉस्ट स्टॉक कितने का है? 100 यूनिट्स 8,000 का, मतलब कितना स्टॉक हो गया? 8 लाख। इट इज एक्सपेक्टिंग अ हैवी डिक्लाइन इन द मार्केट इन द नेक्स्ट ईयर, सोल्ड 10 यूनिट्स एट 5,000 इन April 23। वो क्या बोल रहा है? मेरे पास स्टॉक में 100 यूनिट्स है, कितने के? 8,000 के। तो स्टॉक कॉस्ट कितना हो गया? 8 लाख, राइट। और मुझे लग रहा है इसका मार्केट गिर जाएगा, और मार्केट गिरेगा ये मैं एक्सपेक्ट तो कर ही रहा था। स्टॉक है मेरे पास, 31 मार्च को मालूम भी है मार्केट गिरने वाला है, और अप्रैल में मैंने 8,000 की चीज 5 में बेच भी दिया। ये तो फर्दर प्रूफ हो गया। फर्दर प्रूफ क्या हो गया कि इसका मार्केट में भाव ही 5,000 है अगले साल, राइट। तो मैंने उसको 8,000 वैल्यू करना चाहिए, 5,000 वैल्यू करना चाहिए, 5,000 रुपये ऑन द स्पॉट 3 लाख का लॉस बुक कर लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एडजस्टिंग इवेंट है, सिंस द कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग द डिक्लाइन अकॉर्डिंगली इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट एनआरवी दैट इज 5 लाख। इज द पॉइंट क्लियर? कॉस्ट और एनआरवी विच इज लो, हम ऐसे ही करते हैं ना, तो उसको एडजस्टिंग इवेंट बता दो। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 1/4 या 31 मार्च है, 15/4 को सूट फाइल बाय अ पार्टी अगेंस्ट कंपनीज एडवर्टीजमेंट। अचानक से मैंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, और एडवर्टीजमेंट ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाले ने केस ही कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन वो केस कब किया? 15 अप्रैल को। अगर मेरा एडवर्टीजमेंट यहाँ भी हुआ रहता, मैंने एडवर्टीजमेंट यहाँ पे किया था, यहाँ पे केस आया क्या मेरे पास? यहाँ पे मुझे थोड़ी भी हिंट थी क्या कोई केस आके कर देगा मेरे पे? नहीं। अगर मेरे को मालूम रहता मैं ऐसे एडवर्टीजमेंट डालता ही नहीं। गलती हो गई तो हो गई, सामने केस आ गया, वो केस लड़ लेंगे बाद में। लेकिन इसका कुछ भी हिंट था क्या आपके पास पहले? नहीं। नॉन एग्जिस्टिंग, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। 1/4 31 मार्च दिया है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ? मैंने साल के बीच में क्या हुआ? एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द प्रॉपर्टी। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए और प्रॉपर्टी बेचनी है अपने को, राइट। प्रॉपर्टी शोन इन बैलेंस शीट एट रुपीज 50 लाख। आपने 31 मार्च को प्रॉपर्टी बता रही है आपके पास 50 लाख है, लेकिन आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ। सेल कंप्लीटेड एट अ प्राइस ऑफ 55 लाख, आगे हुआ। आपने क्या करना चाहिए? कब सेल मानना चाहिए? मैं बोलूंगा जब कॉन्ट्रैक्ट आया ना, तभी तुमने सेल मान लेना चाहिए। इन शॉर्ट, बैलेंस शीट में तुम बता रहे हो तुम बिल्डिंग के मालिक हो, गलत है। तो आपने क्या करना चाहिए? इसके लिए रूल क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसके लिए रूल क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन एक बार बता देता हूँ क्या हुआ। मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी टू सेल अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर 55 लाख, जबकि कॉस्ट था 50 लाख। 5 लाख कमाया उसने, लेकिन मिस्टर बी ने या मिस्टर ए ने खुद ही बोला अपन रजिस्ट्री अप्रैल में करेंगे। तो मिस्टर ए ने क्या किया? अपने बैलेंस शीट में यहाँ पे बताया मेरे पास अभी भी पीपीई है, प्रॉपर्टी है, जो भी है 50 लाख की प्रॉपर्टी है। सही किया क्या? नहीं, गलत किया। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सिंपल रीजन, तुमने एग्रीमेंट कर लिया ना, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया मतलब बेचना ही पड़ेगा तुमको, राइट। अब बेचना पड़ेगा तो क्या करेंगे अपन? हम मान लेंगे कि प्रॉपर्टी ऑल्दो मेरे नाम पे, लीगल फॉर्म मेरे पास ही है, लेकिन लीगल फॉर्म से बेटर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस क्या है? मैं बेच चुका हूँ। 31 मार्च को ये बैलेंस शीट में मेरी मेरी बिल्डिंग नहीं है, ये ऐसे समझो दूसरे की अमानत मेरे पास पड़ी है, मेरे को उसके नाम पे करके देनी है सिर्फ, बराबर। अल्टीमेटली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, तो आप सेल की एंट्री अभी से पास कर लो। आपने पीपी बेच दिया, आप यहाँ पे लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट 55 लाख, और 5 लाख का प्रॉफिट बुक कर लो। समझ में आ रहा है? आप बिल्डिंग नहीं बता सकते यहाँ पे। अगर आप बोलोगे सर पैसा तो आया नहीं, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, डेटर बता दो पैसा आने वाला है, रिसीवेबल है। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली पीपी शो करना ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रूल है 11th स्टैंड से AS1 में हमने ये सीखा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपका सब्सटेंस है कि आप मालिक नहीं हो, लेकिन लीगल फॉर्म बता रहा है पेपर पे ऑन आप ही मालिक हो, लेकिन आपका जो ओनरशिप है वो अप्रैल में हट जाएगा। लेकिन आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, तो आपने ओनरशिप नहीं माननी चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे उसने क्या बोल दिया? उसने बोल दिया कि 31 मार्च को तुमने प्रॉपर्टी बता रही कि तुम मालिक हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना चाहिए? इफ देर वॉज ओनली प्रपोजल देन नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। अगर सिर्फ प्रपोजल रहता, इधर कॉन्टैक्ट नहीं होता, बातचीत चालू है कि भाई इतना इतने में इतना करेंगे, हम बार्गेन कर रहे हैं, अब तक एग्रीमेंट एग्रीमेंट हुआ क्या? नहीं। फिर आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया, फिर ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी शो कर दिया है, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हो गया है, तो ये एग्जिस्टिंग इवेंट है, आपने प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं बतानी चाहिए। तो सेल शुड बी कंसिडर्ड इन करंट ईयर एंड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख शुड बी बुक। आज के आज आपने प्रॉपर्टी हटा देनी चाहिए, और बैंक अकाउंट या फिर रिसीवेबल अमाउंट और पीएल में प्रॉफिट बुक करना चाहिए 5 लाख का। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट।
यहाँ पे क्या हुआ, साल के बीच में क्या हुआ, क्लेम फॉर डैमेज अमाउंटिंग टू 50 लाख रिसीव बाय कंपनी फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट। मैंने कुछ ऐसा यूज कर लिया कि किसी ने मेरे पे केस कर दिया और 50 लाख रुपए का पेनल्टी मुझे शायद देना पड़ेगा। किसी ने केस करंट ईयर में कर दिया मेरे पास। डायरेक्टर्स ओपिनियन बैक्ड बाय लीगल टीम फील्स दैट द क्लेम विल अल्टीमेटली प्रूव केसलेस। मतलब कि जिसने भी मेरे पे केस किया, मेरे को लगता है उसमें दम है इतना, वो मेरे को केस हरा ही नहीं सकता है। तो केस हरा नहीं सकता मतलब मुझे कुछ देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। तो प्रोविजन बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन जो मेरी लीगल टीम लड़ रही है उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। वो थोड़ी फ्री में लड़ेगा, वो बोलेगा सर केस जीत गया पैसा मत दो, ऐसा थोड़ी करेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे ना उसको, राइट? तो उसका प्रोविजन बना सकते हैं। तो यहाँ पे नो प्रोविजन शुड बी मेड फॉर क्लेम बट प्रोविजन टू बी मेड फॉर लीगल एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट बन जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर है ना? नेक्स्ट, 1 अप्रैल 31 मार्च है। कोर्ट केस गोइंग बिटवीन कंपनी एंड टैक्स डिपार्टमेंट ऑन क्लेमिंग एग्जाम्पशन। मैंने एक केस डाल दिया टैक्स में कि मेरे को एग्जाम्पशन नहीं दे रहे वो, मैं तो लॉस बराबर पड़ा है, मैंने बराबर एक्ट के हिसाब से एग्जाम्पशन क्लेम किया है, लेकिन उन्होंने नोटिस डाल दिया कि एग्जाम्पशन तुमने गलत क्लेम किया, तो मेरा कोर्ट केस चालू है। यहाँ पे क्या आया, कोर्ट इशूड द ऑर्डर एंड रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ द कंपनी, और कंपनी ने रिजेक्ट कर दी, वो कोर्ट ने बोल दिया नहीं नहीं तुमने जो एग्जाम्पशन लिया वो गलत ही है, टैक्स भरना ही पड़ेगा तुमको। क्या यहाँ पे अप्रूवल के पहले मालूम पड़ गया? यस। क्या उसका न्यूज़ पहले से मालूम था अपने को? यस। एंड देयरफॉर इट इज एडजस्टिंग इट, उसका प्रोविजन अभी से मान के चलो। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 31 मार्च, बीच में क्या हुआ, कॉम्पिटिटर sued us फॉर इंफ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क ₹20 लाख। बेसिकली उसने मेरे ऊपर केस डाल दिया, ठीक है। और 15 अप्रैल को कोर्ट ऑर्डर टू पे 15 लाख। अब मुझे एक बात बताइए, हमने केस कितने का चालू है? 20 लाख का। मेड अ प्रोविजन ऑफ 12 लाख बेस्ड ऑन लीगल एडवाइस, और 31 मार्च को मेरे लॉयर्स ने भी बोल दिया कि सर 12 लाख तो देने ही पड़ेंगे। तो मैंने 12 लाख का प्रोविजन बना लिया। सही किया या गलत किया? सही किया। ऐसा नहीं कि प्रोविजन बनाया नहीं। 12 लाख का मुझे लगता है 12 लाख में सेटलमेंट हो जाएगा। 15 मई को सेटलमेंट हुआ, लेकिन कोर्ट ने बोला 15 लाख देना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, क्या इसका थोड़ा बहुत हिंट आपको पहले से था? यस। तो आपने प्रोविजन कितने का बनाना चाहिए था? 15 का। तुमने कितना बनाया? 12। क्या और प्रोविजन बनाना चाहिए? यस। एडजस्टिंग इवेंट है, 3 लाख का प्रोविजन और बना के खत्म करो, राइट? इफ द जजमेंट वाज पास्ड आफ्टर 17 के बाद होता सपोज, तो मुझे मालूम नहीं था ना फिर, तो फिर 3 लाख का प्रोविजन हम नहीं बनाएंगे, 12 लाख में हम सेटलमेंट रहेंगे। देन नो एडजस्टमेंट वुड बी हैव बीन रिक्वायर्ड। फिर हम नेक्स्ट ईयर में 3 लाख का प्रोविजन बनाते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? कंपनी क्रिएटेड अ प्रोविजन ऑफ 5%। 31 मार्च को हमने 5% का प्रोविजन बनाया। आइडियली हमारा प्रैक्टिस है। और ये पॉइंट आ गया। नीचे क्या दिया है? इन मार्च 23 मतलब यहीं पे, और ट्रेड रिसीवेबल ऑफ ₹5 लाख सफर्ड हेवी लॉसेस ड्यू टू अर्थक्वेक। इन अप्रैल 23 ही बिकेम इंसॉल्वेंट। कैन द कंपनी मेक फुल प्रोविजन ऑफ 5 लाख? ये अर्थक्वेक कब आया उसके पास? मार्च में। यहाँ पे मार्च में। इंसॉल्वेंट कब हुआ? अप्रैल में। अल्टीमेटली क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? आंसर इज यस। मैं पूरा 5 लाख का प्रोविजन बना सकता हूँ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, उसके बाद नेगोशिएशन स्टार्टेड टू अक्वायर अनदर कंपनी। अगेन द वर्ड इज नेगोशिएशन। क्या है? नेगोशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? नहीं। बेसिकली मेरी बातचीत चालू है, मैं आपकी कंपनी को टेक ओवर करूंगा, 100 करोड़ दे दूंगा, आप बोल रहे हो 150 करोड़। फिर मैंने बताया ठीक है 105 करोड़ में सेटल करते हैं। सेटलमेंट चालू है, नेगोशिएशन चालू है। मैंने अक्वायर किया क्या? नहीं। और फाइनली मार्च के बाद मैंने अक्वायर किया, मार्च के बाद मैंने अक्वायर कर लिया। तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। सिर्फ बातचीत चालू थी। कंफर्मेशन था क्या आपके पास? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में आए थे क्या आप? नहीं। इफ द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड बिफोर 31 मार्च, देन एडजस्टिंग इवेंट। टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हुए थे क्या? नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। अगर पहले हो जाता तो एडजस्टिंग इवेंट मानते। आप ये परचेस की एंट्री यहाँ पे कर लेते, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। तो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट शुड बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। ऊपरी बात हुई है, अगर आप नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है तो आप अप्रूविंग अथॉरिटी में डिस्क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आया। फर्स्ट 1/5 को इक्विटी डिविडेंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 डिक्लेयर। क्या हो रहा है? 1 मई को डिक्लेयर हो रहा है। अगर आपको याद आ रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो 2 तारीख 5 तारीख को 5 अप्रैल को डिक्लेयर करते हैं। डिविडेंड का एक ही रूल है, इट इज अ डिविडेंड फॉर द पीरियड इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। जब डिक्लेयर होगा, शेयरहोल्डर्स मीटिंग में अप्रूव होगा, सिर्फ तभी उसको उस साल का डिविडेंड माना जाएगा। तो आप दो कोई भी ईयर का, आप भले ही पिछले साल का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करोगे? सीधे सीधे उसको करंट ईयर में लोगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि डिक्लेयर कब हुआ? उस साल का डिविडेंड हो गया। डिक्लेयर अगले साल हुआ ना 1/5 को, तो उसको अगले साल में कंसिडर करो। ये खुद एएसबी बोलता है आपको। तो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट, dividends declared after balance sheet date are not recognized as liability on the balance sheet date because no obligation existed at that time. Such dividends are disclosed in the notes to accounts. Is the point clear? Next, and the last case. Last case क्या है? ये चेक्स कलेक्शन वाला था। 1 अप्रैल है, 31 मार्च है, और डेट ऑफ अप्रूवल है। चेक कलेक्टेड बाय मार्केटिंग पर्सनल ऑन और बिफोर 31 मार्च बट डिपॉजिटेड इन अप्रैल। हुआ क्या? सामने वाले ने चेक कलेक्ट कर लिया। लेट्स से मिस्टर ए मेरा एक एजेंट है। मिस्टर ए मेरे डेटर के पास गया और चेक कलेक्ट करके आ गया। कहना से ये एंट्री तो करनी पड़ेगी।
क्यों 31 मार्च के पहले आ गया? क्योंकि 31 मार्च के पहले आ गया, आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक टू डेटर, तो हमने अपना एंट्री करनी चाहिए बैंक टू डेटर। लेकिन ये चेक मेरा मार्केटिंग पर्सन जो मेरा एजेंट है वो घर लेके चला गया, तो मेरे पास पैसा आया क्या? नहीं। तो मैं इसको वर्ड यूज़ करके चेक इन हैंड कर दूँगा या फिर कैश इन हैंड भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? ये एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अब सेकंड केस में क्या हुआ? चेक डेटेड 31 मार्च सेंट बाय डेटर्स थ्रू कोरियर। मेरे डेटर ने बोला सर आप एजेंट मत भेजो, मैं भेज देता हूँ कोरियर से। अब उसने 31 मार्च को भेजा, मुझे मान लेना 10 अप्रैल में मिला, 10 अप्रैल को, तो मैं एंट्री कब करूँगा? जिस दिन मुझे मिला, 10 अप्रैल को। समझ में आ रहा है? तो मैं 10 अप्रैल करूँगा, तो मैं इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 अप्रैल की एंट्री पास करूँगा बैंक टू डेटर्स। इज़ द पॉइंट क्लियर? तो अगर एजेंट को हाथ में आ गया, एजेंट के पास आ गया मतलब मेरे पास आ गया, तो मैंने एंट्री करनी चाहिए। लेकिन जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा, तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। इज़ द पॉइंट क्लियर? तो आइडियली ये 15 केसेज़ हैं। अगर आप ये सिर्फ़ 15 केसेज़ एक बार गो थ्रू करोगे, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन ले लोगे, आइडियली केसेज़ इसमें से रहने वाला है। ठीक है? तो आपने सिर्फ़ क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा, आपने ये बताना है AS4 का नाम। AS4 का नाम क्या रहेगा? कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड उसमें क्या इवेंट्स रहते हैं? 2 टाइप के इवेंट्स रहते हैं, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। नहीं समझ में आया? दोनों इवेंट्स लिख देना। जितना-जितना याद आए। इट प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस, इट शुड बी एडजस्टेड। नॉन एडजस्टिंग शुड नॉट बी एडजस्टेड बिकॉज़ इट अरोज़ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। क्लियर है? अकॉर्डिंगली इन द करंट सिनेरियो, इन द करंट सिनेरियो जो-जो हुआ। अब जब आप क्वेश्चन रीड करोगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएगी कि आप अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट चीज़ है नंबर लाइन बना लेना। नंबर लाइन बनाना। एक नंबर लाइन बन गया ना, चीज़ें कहाँ पे हुई आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चोरी हुई, यहाँ पे डिटेक्ट हुआ। अब वो नंबर लाइन में थोड़ी क्वेश्चन देंगे, वो तो क्वेश्चन पैराग्राफ में देंगे। एक छोटा नंबर लाइन बनाना, चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। आप एटलीस्ट वो पैराग्राफ को लिख पाओगे क्या लिखना है। एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग बराबर आ गया ना, आपको एग्ज़ामिनर 100% मार्क्स देगा ही देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स आपको इस पे रहेंगे। कभी-कभार 2 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू भी आ सकता है, ये एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग है। तो वहाँ तो एक्सप्लेनेशन का सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग में टिक करना है। समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ केस सिनेरियोज़ एक बार अगर आप गो थ्रू करोगे, तब भी काफ़ी है। समझ में आया? कोई क्वेरी यहाँ तक? स्टॉप करते हैं इसको।